रूल ऑफ एडजेक्टिव जेनेरिस। एडजेक्टिव जेनेरिस का मतलब क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन वेयर सीरीज ऑफ वर्ड फॉर्मिंग अ पर्टिकुलर क्लास और कैटेगरी and then general word follow them. General word to be assigned same sense of meaning as for specific word. क्या बोलना चाहता है? बोलना ये चाहता है कि एक सीरीज, मान लो एक बहुत लंबा चौड़ा सेंटेंस है, उस सेंटेंस में 8-10 वर्ड है जिसमें कुछ वर्ड बहुत स्पेसिफिक मीनिंग कैरी कर रहे हैं और लास्ट में कुछ जनरल वर्ड भी है, तो वो जनरल वर्ड को भी तुम वो स्पेसिफिक मीनिंग की तरह ही लेके उसी के रिलेशन में उसको पढ़ोगे। एग्जाम्पल दीजिए सर। एग्जाम्पल अगर हम दें कि हम यहां पर तुमको कुछ वर्ड दे रहे हैं, लॉयन, टाइगर, चीता को इंग्लिश में लियोपार्ड। अब हम तुमको ये वर्ड दिया एंड अदर एनिमल। अब इस अदर एनिमल में क्या काऊ, गॉट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अदर एनिमल बोल रहे तो जरूर आएगा। क्योंकि नहीं आएगा, क्योंकि जंगली जानवर है, एक जनरल वर्ड है और ये 3 स्पेसिफिक। ये तीनों पढ़ के तुमको समझ में आ रहा होगा। सब जो नॉनवेज खाते हैं उस जानवर को क्या बोलते हैं? कार्निवर। कार्निवर, हाँ। कार्निवोरस एनिमल है। तो सर अदर में भी कौन आएंगे? जो कार्निवोरस है। ठीक है, यस सर। यही बात ये बोलना चाहता था कि जहां कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं, लैंग्वेज क्या लिखा है? इट इज यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन में सीरीज ऑफ वर्ड्स फ्रेमिंग अ पर्टिकुलर क्लास। ये कुछ सीरीज ऑफ वर्ड्स है जो एक पर्टिकुलर क्लास को फ्रेम कर रहे हैं और कैटेगरी, एंड देन जनरल वर्ड फॉलो देम। उसके बाद कुछ जनरल वर्ड है जैसे एक्सेट्रा, बहुत बोलते हैं लॉयन, टाइगर, लियोपार्ड एक्सेट्रा, ये एंड अदर एनिमल। ये अदर एनिमल एक्सेट्रा ये जनरल सेंस का वर्ड है, जबकि ये लॉयन, टाइगर, लियोपार्ड ये बोल रहे हैं ये क्लास, ये एक सीरीज या कैटेगरी चल रहा है। तो हम उस अदर वर्ड को जब इंटरप्रिटेट करेंगे जनरल वर्ड को, तो इस सीरीज के सेंस में ही उसको इंटरप्रिटेट करेंगे। ठीक है जी सर। ये कहाँ एप्लीकेबल होगा? जहां देयर इज नॉट अ लिस्ट ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक वर्ड होगा तभी, और उस स्पेसिफिक वर्ड के बाद कुछ जनरल वर्ड होगा। स्पेसिफिक वर्ड मस्ट नॉट एग्जॉस्ट द लिस्ट। हाँ, स्पेसिफिक वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस उतना ही वो स्पेसिफिक वर्ड है, उनके अलावा कुछ होता ही नहीं है उस कैटेगरी का। जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं उसके अलावा उस कैटेगरी का कोई और वर्ड होता ही नहीं। मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं कि दुनिया में 3 ही जानवर हैं जो कार्निवोरस है, लॉयन, टाइगर और लियोपार्ड। मान लो दुनिया में और कोई कार्निवोरस एनिमल है ही नहीं, तब तुम उस अदर एनिमल्स को उस सेंस में नहीं लेगा। लेकिन अगर अदर है उसमें वो लिस्ट एंडलेस है, एग्जॉस्ट नहीं है, इंक्लूसिव लिस्ट है वो, तो फिर तुम बाकी वर्ड को वैसे ही एज्यूम करोगे। ठीक है? यस सर, समझ गया। जैसे एग्जांपल दिया टीवी, म्यूजिक सिस्टम एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम। अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम बोला है तो इसमें एयर कंडीशनर आएगा, रेफ्रिजरेटर आएगा, कंप्यूटर भी आएगा, हाँ। कंप्यूटर भी आएगा, कूलर भी आएगा। लेकिन इसमें टेबल नहीं और कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो इस कैटेगरी का नहीं होता। नहीं, इसमें सॉरी एक मिनट इसमें एसी, रेफ्रिजरेटर, कूलर नहीं आएगा। हाँ वही सर, टीवी, म्यूजिक सिस्टम में कंप्यूटर आएगा। कंप्यूटर आ सकता है क्यों? हाँ। क्योंकि ऐसा कुछ जिससे साउंड जनरेट होता हो, तो ये एसी और रेफ्रिजरेटर से कोई म्यूजिक जनरेट नहीं करेगा। ठीक है जी सर, हाँ। मोबाइल हो सकता है। हाँ, मोबाइल हो सकता है, वेरी गुड। तो कोर्ट हैज डिस्क्रिशन टू अप्लाई और नॉट। अच्छा ये एक बात और, ये जो रूल ऑफ एडजेक्टिव जेनरिस है ये कोर्ट के ऊपर होगा, उसको अप्लाई करता है वहां पर कि नहीं करता है।
मतलब कंपल्सन नहीं है अप्लाई करना, ठीक है। यस सर। अगला आता है नॉसिटर एसोसिस। तुम लोग हैरी पॉटर का मूवी देखे होगे, सारा पार्ट, हाँ, हाँ। तो उसमें ऐसा ऐसा तो वर्ड होता है, एडजस्टम जेनरिस, नॉसिटर एसोसिस, वो स्पेल वाला सब। हाँ। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एसोसिएटेड वर्ड्स, मीनिंग ऑफ अ वर्ड डेराइव फ्रॉम एसोसिएटेड वर्ड, इफ टू और मोर वर्ड्स आर सिमिलर और पैरेलल मीनिंग शुड बी ग्रुप टुगेदर। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, परफ्यूम, कॉस्मेटिक, ठीक है, एंड जी सर। मेकअप गुड्स, कॉस्ट्यूम, परफ्यूम, कॉस्मेटिक एंड मेकअप गुड्स। अब एक चीज देखो यहाँ पे, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, ये इसमें क्या धूप, अगरबत्ती ये सब आ सकता है? नहीं सर, ऑब्वियसली नहीं। क्योंकि यहाँ पे बोला है मेकअप गुड्स। हाँ, अब थोड़ी क्या हमको अगरबत्ती घिस के जाएंगे अगरबत्ती से सर। हम मेकअप नहीं करेंगे, हाँ, वही बोल रहा छोटे थे तब कर लेते थे, अगरबत्ती का वो होने के बाद जो गिरता था उसका वो वाइट वाइट राख उसको चेहरे पे लगा लेते थे। हूँ। हाँ। बहुत जन बोलता ना माथा पे टीका लगा दिया उसका, हम्म। टीका लगा देता है बहुत जन, हाँ। तो वो भी तो सर एक टाइप का मेकअप हो गया, टीका लगाना। नहीं सर, वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि ये मतलब सेम कैटेगरी नहीं लग रहा, सेम पैरेलल वर्ड्स का ग्रुप नहीं लग रही है ना, उस ग्रुप को ऐसे नहीं लग रहा है कि वो बिलोंग करेगा। क्योंकि जब नाम पढ़ते हैं परफ्यूम, कॉस्मेटिक एंड मेकअप गुड्स, तो ये फील नहीं आ रहा सर कि धूप अगरबत्ती उसको बिलोंग करेगा, ठीक बात। यस सर। तो यही यहाँ पर ये बोला कि तुमको वर्ड का मीनिंग डिराइव करना पड़ेगा उसके बाकी वर्ड्स को देखते। इफेक्ट ऑफ यूजेज, वर्ड्स आर एम्बिगुअस, थोड़े कंफ्यूजन है तभी ये रूल लगेगा। अगर प्लेन वर्ड्स है तो ये रूल नहीं लगेगा, तब तो पहला वाला रूल लगेगा एकदम। क्या था फर्स्ट रूल? एकदम जनरल कंस्ट्रक्शन वाला, जहाँ पर सब कुछ सिंपल वे में जहाँ पे मतलब सब दिखेगा। सिंपल हो वहाँ ये रूल नहीं लगेगा। कोर्ट में कंसीडर यूजेज एंड फ्री प्रैक्टिस इन द सोसाइटी, कोर्ट ये देखेगा कि वो सामान कहाँ यूज आता है, सोसाइटी उसको कैसे प्रैक्टिस करता है, मतलब वो कोर्ट सोसाइटी में वो सामान कैसे यूज होता है वो देख के भी डिसाइड करेगा उसको इस कैटेगरी में ले कि नहीं ले। जैसे तुमको बहुत सॉलिड केस लॉ बताते हैं, मजा आ जाएगा सुन के। बहुत सारा जगह रोटी पे, मेरा वर्ड सुनना आराम से, रोटी पे 5% जीएसटी है बड़ा बड़ा होटल में, और पराठा समझते हो? पराठा मैदे से बनता है, हाँ। मैदा से बनने की बात नहीं है, रोटी मैदा का भी बन सकता है। पराठा मतलब वो पूरा तेल वेल भी जो पड़ गया वो एकदम हाँ हाँ टाइप का, आलू का हाँ पराठा हाँ, वगैरह जैसे होता है वैसा, राइट, हाँ। वो वाला पे कोर्ट में केस चलाते, होटल केस लड़ा था, वो बोला था उस पर भी 5% ही जीएसटी लगना चाहिए क्योंकि वो रोटी की कैटेगरी को बिलोंग करता है। जबकि जीएसटी डिपार्टमेंट बोला कि नहीं, पराठा पे 12% या 18% वाला रेट लगना चाहिए। बताओ कौन जीता केस? क्लाइंट बोला, होटल का ओनर बोला कि पराठा को रोटी की कैटेगरी में रख के 5% जीएसटी लगाओ, कस्टम डिपार्टमेंट बोला नहीं, इस पर 12 और 18 लगेगा। तो आप बताइए जज महोदय, किसके फेवर में डिसीजन जाएगा? कस्टम के फेवर में जाना चाहिए क्यों? मेरे हिसाब से। 18 ही लगेगा। क्यों? हाँ, क्योंकि सर इसमें जैसे पराठा में तो बहुत सारे एक्स्ट्रा आइटम भी लग रहे हैं ना, वो भी तो मतलब वो भी तो उसमें भी तो ये भी लगेगा, टैक्स लगेगा। बोला, वेरी गुड वेरी गुड, यही आर्ग्यूमेंट जीएसटी डिपार्टमेंट दिया कि पराठा में बहुत कुछ स्टफ्ड हो रहा है, पराठा स्टफ्ड होता है ना, उसमें या तो आलू स्टफ हो रहा है, हाँ, या कोई और आइटम स्टफ हो रहा है, तो जिसके कारण उसको रोटी के कैटेगरी में नहीं रख सकते हो। खाने में रोटी जैसा है लेकिन वो आइटम पूरा अलग है, तो उसको आप रोटी के कैटेगरी में नहीं रहेगा। यहाँ पर सर कोर्ट बोला हाँ बात सही है, कस्टम डिपार्टमेंट जीएसटी डिपार्टमेंट का, तो फिर इसको नहीं रख सकते रोटी के कैटेगरी में, तो इस पे 12 या 18 वाला रेट का जीएसटी लगेगा। एक और केस लॉ का मस्त बताते हैं, रोटी नहीं, वहां तो होटल में पराठा में 12% जीएसटी लगा था, सॉरी, और वही पराठा जब आजकल आता है ना कि वो हाफ मेड सामान,
तो पैकेट वाला फूड जिसको घर में लाके बस कुक कर लो, रेडी टू कुक। वो आजकल मैगी का नहीं आता है, बस उसको घर में लाओ, पानी में बॉयल कर दो खाली। हाँ उसको समझ गया, पानी वानी सब मिक्स, बस खाली बॉयल पानी डाल के उसको कर दो, उबाल लो, हाँ रेडी हाँ। टू कुक फूड। हम्म पनीर का सब्जी का ग्रेवी ट्रेवी सब दे के रेडी है, सूखा हुआ, बस उसको हाँ लाओ, बॉयल पानी में डालो, वो पनीर का सब्जी बन जाएगा। उस पे डिपार्टमेंट का झगड़ा था कि 12% लगाएं जो होटल में बिकता है तब, और या 18 लगाएं। तो इनकम टैक्स गवर्नमेंट बोला या कोर्ट बोला सॉरी कि वो 18% के कैटेगरी में आएगा, वो नॉर्मल होटल वाला पराठा नहीं है। इसमें बहुत कुछ करना पड़ रहा है, तब जाके ये पराठा सरवाइव करेगा हफ्ता 10 दिन, है ना, क्योंकि पैकेट फूड तुरंत अगले दिन तो बिक नहीं जाएगा। नहीं, मॉल वगैरह में जो मिलता है रेडी टू कुक, लेकिन सब उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा ना, तो खराब हो जाएगा। हाँ पेरिसेबल है तो। हाँ तो एक दिन दो, ऐसे तुम नॉर्मल रोटी अगर 2 दिन रख दोगे वो सड़ जाएगा। पेरिसेबल आइटम है तो। हाँ पराठा पैक हो गया रहा हो तो सड़ नहीं रहा सर हफ्ता भर भी। हाँ, उसमें तो अलग अलग कुछ कुछ मिलाता है इसलिए, मतलब हाँ, उसमें तो। उसके कारण उसको 18% में रखा गया। तो देखो कोर्ट कैसे कैसे इंटरप्रिटेशन करता है। अगला, ऑप्टिमा लीगम इंटरप्रेस इस्ट कंस्टिट्यूट, ऑप्टिमा लीगम इंटरप्रेस ईस्ट कॉन्स्टिट्यूट, यानी जो सोसाइटी में जो लॉ चलते हैं, सोशल कस्टम्स आर बेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। सोशल कस्टम्स माने लॉ में उसके बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, बट सोसाइटी उसको गलत या सही मानता है तो उस हिसाब से उसको इंटरप्रिटेट करना। जैसे कल का ही एक एग्जांपल देते हैं, कल हाईकोर्ट एक आज ही का कहाँ का हाईकोर्ट, यूपी का हाईकोर्ट एक डिसीजन दिया है। क्या सर, यूपी का हाईकोर्ट बोला है जो अंडर 18 है, आजकल लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट चलता है, शादी के पहले एक साथ रहने वाला। जी सर। उसको बोला है कि लिव इन रिलेशनशिप इलीगल नहीं है, लेकिन बिलो 18 वाले अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, मतलब माइनर नाबालिग, तो वो हाँ हाँ, उनको ये बात, उनके लिए ये गैर कानूनी होगा, मतलब वहां पे लॉ उसको इलीगल मानेगा, क्योंकि सोसाइटी उसको सही नहीं मानती। हाँ सर। ये भी एक बात है। एक अगला है कॉन्टेम्परेनिया एक्सपोसिटो ईस्ट ऑप्टिमा ईटी फोर्टिसिमा इन लेगी। सर ये याद कैसे रखेंगे, रटना नहीं, हाँ वही सर, क्या लाइन रटना नहीं है, थोड़ा जजमेंट इक्का दुक्का वर्ड याद रखोगे तो बस उसका एनालिसिस लिख पाओगे। यहाँ क्या बोल रहे हैं, इंटरप्रिटेशन एक्सेप्टेड एंड एक्टेड अपॉन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम शुड नॉट बी ऑल्टर्ड, इट शुड बी रीड एज इट वुड हैव बीन रीड व्हेन इट वाज एनेक्टेड और रिटन। अगर कोई लॉ दुनिया में बना है, अगर कोई लॉ दुनिया में बना है और वो भी बहुत लॉन्ग टर्म से फॉलो हो रहा है, तो उसको आज के हिसाब से तुम रीड मत करो, उसको ऑल्टर मत करो, उसको सेम सेंस में रीड करो जब वो बना था उस टाइम में क्या सोच के बनाया गया हो, और उसको उसी सेंस में यूज करो। तुम आज के हिसाब से उसको ऑल्टर मत करो। होता है ना कोई बात ऐसा है जो बहुत पुराना टाइम से चलता हुआ आ रहा है, हाँ तो उसको अब तुम आज के सेंस में बोलोगे फिर तो उसमें बहुत इलीगलिटी बात निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल देते हैं, जब कौन थे वो जो उसका विरोध किए थे, अरे क्या बोलते हैं, हाँ वो सती सिस्टम का जो विरोध किए थे, क्या नाम था, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। पवित्र हिस्ट्री पढ़ा है, कॉमर्स भी ले लिया, आर्ट्स लेता ना नहीं आती भाई। राम मोहन राय वो जब उस समय विरोध किए होंगे, उस समय का जो लॉ मेकर थे वो लोग क्या बोले कि नहीं सती सिस्टम सही है, क्योंकि सोसाइटी कस्टम्स उसको लॉन्ग टाइम से फॉलो करता हुआ है, हम लोग उसको ऑर्डर करेंगे तो बहुत झमेला मारकाट मच जाए। बट धीरे धीरे राजा रामो ने उसको फाइट किए, फिर धीरे धीरे सोसाइटी का भी सोच थोड़ा बदले, तब लोग उनके फेवर में आने लगे, तब जाके उस टाइम का लीगल सिस्टम उनके फेवर में डिसीजन दिया। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, इंटरप्रिटेशन एक्सेप्टेड एंड एक्टेड अपॉन फॉर लॉन्ग पीरियड, जो लॉन्ग पीरियड से लोग इंटरप्रिटेट कर रहे हैं जिस चीज को, उसको उसी सेंस में पढ़ो, उसको अल्टर मत करो।
It should be, it would have been read when it was enacted or written. जब तो अब लिखा तो गया सर था। तो हाँ अब तो सर हम ये भी तो बोल सकते हैं, जो ये जो पूजा वगैरह में जो वो एनिमल्स को जो मार देता है ना, मतलब हाँ। रिवाज जो होता है उसको भी तो बंद कर देना चाहिए, तब पुराना अगर ये है तो। अरे वही तो बोला, उसको उसी सेंस में रीड करो, इसीलिए तो बंद नहीं कर पा रहा। क्योंकि वो जो हिंदू लॉ में या कोई भी जो उन लोगों के लॉ में वो जो बातें लिखी गई उसको बदलना इतना आसान नहीं हो रहा ना। जैसे अभी देख लो ना, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का जब बात आया तो फिर मुस्लिम लोगों में 3 3 वाइफ रखना और वो सब अलाउड नहीं हो पाएगा आगे जाके। नहीं जैसे नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो फिर सबके लिए एक लॉ होगा। मुस्लिम लॉ अलग है, हिंदू लॉ अलग है ना, पर्सनल लॉ। या हाँ। और सब नहीं रहेगा फिर। तो कल हाईकोर्ट क्या बोला, बोला कि तुमको लॉ, तुम लोग इसको ला सकते हो यूनिफॉर्म सिविल कोड को, लेकिन तुमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बाकी धर्म का भी कोई बात आहत नहीं हो, थोड़ा बहुत मेहनत सब कुछ करना पड़ेगा। आप प्रॉपर वे में एकदम नहीं ला सकते उसको। ठीक है, हाँ समझ गया। तो ये था आपका कुछ एक अलग अलग टाइप का इंटरप्रिटेशन का रूल। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। लॉ जब जज कोई डिसीजन लेता है, रूल तो वो सीधा सीधी पढ़ लेता है मान लिया, बट उसको भी तो कोई हेल्पिंग चाहिए ना, कि कहाँ से उसको एनालाइज करने के लिए उसको कोई हेल्प मिले। उस हेल्प को बोलते हैं एड। AID, एड का मतलब हेल्प मिलना। जी सर। तो इंटरनल एड और एक्सटर्नल एड दो चीज पढ़ेंगे अपने आप। टॉपिक का नाम है एड टू इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन के लिए कोर्ट को कहाँ कहाँ से हेल्प लेना अलाउड होगा या कहाँ कहाँ से हेल्प ले सकते। देखो इंटरनल में क्या लिखा, लॉ में जब भी कोई, हर रूल का तो कोई हेडिंग होगा ना। जैसे जब तुम टैक्स में बोलते हो सेक्शन 44 AD, तो उसका हेडिंग क्या है, टाइटल क्या है उसका, कौन सा बोल रहे हैं सर? सेक्शन 44 AD। तो प्रिजम्पटिव इनकम वाला था, ऑडिट। हेडिंग हुआ ना, हेडिंग टाइटल प्रिजम्पटिव इनकम। अरे एडी वाला नहीं भाई, एबी बोलने सर नहीं बोला, एबी तो ऑडिट होता है, एडी तो प्रिजम्पटिव इनकम होता है। AD बोला, डी। AD, हाँ अच्छा अच्छा हाँ हाँ। AD। तो हम्म 44 AD क्या चीज कह सकते हैं ना, प्रिजम्पटिव इनकम। हम्म। तो बेटा जी प्रिजम, ये हेडिंग हुआ ना, हर सेक्शन का या हर लॉ का कोई एक हेडिंग होगा ना। जी सर। तो वो हेडिंग को ठीक से पढ़ो। फुल एंड डिस्क्रिप्टिव टाइटल कैन बी इंटरप्रिटेड और यूज एज एन स्ट्रॉन्ग। शॉर्ट टाइटल नॉट यूज फॉर इंटरप्रिटेशन। कोई चीज का अगर छोटा टाइटल हो उसको इंटरप्रिटेट मत करो, लेकिन कोई लंबा लाइन वाला टाइटल हो, हेडिंग हो, उसको पढ़ के तुम मीनिंग ले सकते हो। तो जज वहां से हेल्प ले सकते हैं। प्रियम्बल क्या होता है, प्रियम्बल किसी को पता है? कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे स्टार्टिंग में वो चीज लिखा रहता है जो, हाँ बिगिनिंग, एकदम बिगिनिंग होता है। और भी लॉ में ना बेटा, तुम कोई भी बुक खोलोगे ना, कोई भी लॉ का बुक खोलोगे ना, तो बिगिनिंग में कुछ इंट्रोडक्शन होगा। हाँ वही। उस इंट्रोडक्शन को प्रियम्बल बोलते हैं। जो क्या है, स्टेटमेंट गिवन एट द बिगिनिंग। हम्म। जो प्रियम्बल क्या बताता है पता है, उस लॉ का स्कोप और ऑब्जेक्ट, उस एक्ट का, सॉरी लॉ बोल दिया, एक्ट का। एब्स्ट्रैक्ट टाइप पर कुछ बोलता है। हाँ, उस एक्ट का स्कोप या उस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है। जब वो एक्ट लिखा गया, लिखने वाले और लिखवाने वाले क्या सोच के लिखवा रहे थे, क्यों लिखवा रहे थे, वो एक्ट क्यों बनाया गया, उसका स्कोप और ऑब्जेक्ट लिखा रहता है प्रियम्बल में। ये एक्ट किस किस चीज पे एप्लीकेबल होगा और क्या मेन ऑब्जेक्टिव है उसका। उसको एज ए की यूज कर सकता है जज। नॉट टू यूज व्हेन वर्ड्स आर क्लियर। हाँ, जब वर्ड क्लियर हो तब ये यूज मत करो। इफ कंफ्लिक्ट विद सेक्शन वाइज सेक्शन, अगर दो सेक्शन के बीच में कंफ्लिक्ट है तब हेडिंग को एनालाइज मत करो, या तब प्रियम्बल को मत पढ़ो। लेकिन बाकी नॉर्मल सेंस में आप प्रियम्बल का हेल्प ले सकते हो। हेडिंग एंड टाइटल ऑफ चैप्टर। लॉ में बहुत सारे चैप्टर होते हैं ना, याद करो जब कंपनी एक्ट पढ़ते हो तो बोलते हो ना इसमें 27 चैप्टर, 27 27। चैप्टर है। हाँ, तो हर चैप्टर का भी कोई एक बेस होगा, तभी तो उसको डिवाइड किया गया, वरना एक ही में क्यों नहीं लिख दिया, अलग अलग क्यों किया।
अब तुम डिविडेंड का अलग चैप्टर पढ़ते हो लॉ में, जी सर। और इंटरेस्ट के बारे में अलग जगह पढ़ते हो। हाँ। शेयर्स का अलग चैप्टर पढ़ते हो, डिवेंचर का अलग पढ़ते हो। हम्म। क्यों नहीं हम एक ही में लिखवा के पूरा पढ़ा दिया बुक तुम लोगों को? कुछ तो रीजन होगा ना उसको अलग करने का। हाँ ऑब्वियसली। जज भी जब कोई डिसीजन ले, इट कैन बी यूज बट इट डज नॉट रेस्ट्रिक्ट द मीनिंग। हाँ, इसको यूज कर सकता है जज। ये चैप्टर बना अलग, तो इस चैप्टर बनने का ये लॉजिक रहा हो, वो उसी इंटरप्रिटेशन पे डिसीजन ले। ठीक है, लेकिन जज को एक बात ध्यान रखना होगा कि चैप्टर को इम्पोर्टेंस तभी देगा जब सिचुएशन में वो जरूरी है उस चैप्टर को इम्पोर्टेंस दे। कंपाउंड सर 29 चैप्टर था, गलती 27 बोल दिया, सॉरी। ठीक है, जो भी है, जितना भी है, हाँ वही। यहाँ पे वो थोड़ी डिबेट कर रहे हैं। वही वही नहीं नहीं ठीक है। मार्जिनल नोट्स किसको बोलते हैं? तुम जब लॉ का एक्ट का बुक देखो, कभी बेयर एक्ट देखो किसी का? बियर नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं देखे तो सर। देखना चाहिए, तुम्हारे तो चाचा जी के पास मिलना चाहिए बेयर एक्ट, होगा सर। जाके देखना। ठीक है, हम्म। बेयर एक्ट में तुम एक चीज गौर करोगे कि हर सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नोट्स दिया हुआ है। उस नोट्स को बोलते हैं मार्जिनल नोट्स। मार्जिनल नोट्स प्रिंटेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन। वो सेक्शन को क्या करता है? समराइज करता है। क्योंकि लॉ का सेक्शन बहुत लंबा चौड़ा होता है, कॉमा 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 करके खत्म ही नहीं होता है। तो उतना लंबा सेक्शन नहीं समझ में आएगा तो कोई नहीं, उसका समरी देखो। लेकिन ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि वो समरी को फॉलो करे या नहीं करे। ठीक है, जी सर। अगला इंटरनल हेल्प आता है डेफिनेशनल क्लॉजेस। हर तुम तो लॉ पर, तुम लोगों को तो टैक्स लॉ, कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ ये सब पढ़ते हुए थोड़ा टाइम हो गया। एक चीज गौर करते हो ना, जब भी कोई लॉ नया पढ़ाना चालू करता है कोई टीचर, पहले सर्टेन डेफिनेशंस पढ़ाते हैं। जैसे जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाए तो कंसिडरेशन का डेफिनेशन, ऑफर का, एक्सेप्टेंस का, बहुत सारा हाँ, डेफिनेशंस पढ़ते हो बिगिनिंग में। जी सर। टैक्स पढ़े तो पर्सन का डेफिनेशन, कौन कौन सा आइटम को इनकम मानेंगे, कौन कौन एसएससी होगा, असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं, प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं। चैप्टर 1 में पढ़ते हो ना टैक्स में, बहुत सारा छोटा छोटा डेफिनेशन या मीनिंग। बेसिक कंसेप्ट। हाँ हाँ। हाँ, वो बेसिक कंसेप्ट में बहुत सारा डेफिनेशन होता है। और दुनिया के, इंडिया के, सॉरी दुनिया के नहीं, इंडिया के सारे लॉ का सेक्शन नंबर कहाँ से चालू होता है? डेफिनेशन का सेक्शन 2। हाँ। तो उन डेफिनेशंस को भी आप एज अ जज या एज अ इंटरप्रिटेशन करने की मदद में ले सकते हो, वो भी तुम्हारा हेल्प में काम आएगा, तुम्हारे को लैंग्वेज क्लियर करेगा वो। क्योंकि देखो हर एक्ट में कोई वर्ड का मीनिंग कुछ और हो सकता है ना। हाँ ऑब्वियसली। वो एक्ट में उस बात का मीनिंग उस एक्ट के लिए लिखा गया। अब पर्सन का मतलब क्या पूरे दुनिया में वही है क्या जो तुम इनकम टैक्स में पढ़ते हो? नहीं नहीं एकदम ही नहीं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 पर्सन का डेफिनेशन बताता है। हाँ हाँ। बट क्या दुनिया में सब जगह पर्सन का वही मतलब है क्या? एसएससी, एचयूएफ, पार्टनरशिप कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एओपी बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एओपी बीओआई, यही सब जगह है क्या? ना ना सर, वो इनकम टैक्स के लिए सर है। यही जब तुम फेमा एक्ट पढ़ोगे पर्सन का पूरा मीनिंग अलग पढ़ो। यही तुम जब कोई और लॉ पढ़ोगे पर्सन का मतलब कुछ और हो सकता है। तो सर वो डेफिनेशन आपको ये क्लियर करता है कि इस लॉ में वो बात का मीनिंग क्या होने वाला है। ठीक है, जी सर। डेफिनेशन को इग्नोर नहीं कर सकता। यानी यहाँ पे जज का डिस्क्रिप्शन नहीं है कि वो डेफिनेशन को देखेगा या नहीं देखेगा, उसको डेफिनेशन देखना पड़ेगा, है ना। यस सर। ये प्राइमा फेसी मीनिंग है किसी भी चीज का, और तुम प्राइमा फेसी एविडेंस को छोड़ नहीं सकते। जैसे देखो हमें कितना बढ़िया बात लिखा है, इफ डेफिनेशन सेड इट इंक्लूड्स, इट आल्सो इंक्लूड्स। बहुत सारे डेफिनेशन ऐसा पढ़ते हो ना, इसका मीनिंग ये है इट आल्सो इंक्लूड्स। हाँ उसके अंदर भी सब भी आता है। डेफिनेशन क्या बोलना चाहता है? ये लिस्ट इंक्लूसिव नहीं है, एग्जॉस्टिव है। सॉरी एग्जॉस्टिव नहीं है, इंक्लूसिव है। हाँ खत्म नहीं होगा, इसमें और भी बहुत बातें आ सकती। तो जज भी फिर उतना ही वर्ड्स को देख के फ्रेम नहीं करेगा, वो ये बोलेगा इसमें और भी बहुत कुछ आ सकता है। सर इसके अलावा बहुत सारे लॉ का बुक्स, एक्ट नहीं है, बेयर एक्ट का बात नहीं कर रहा है,
बेयर एक्ट के अलावा रेफरेंसेस बुक्स होती है ना, जो तुम लोग पढ़ते हो, जैसे बुक्स टैक्स का और का, तो रेफरेंस बुक हुआ, उनमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया रहता है, इलस्ट्रेशन। हाँ जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े थे, बहुत सारा हर सेक्शन के नीचे एग्जाम्पल दिया रहता था, बहुत सारा इलस्ट्रेशन। जी सर। तो वो इलस्ट्रेशन को भी जज यूज कर सकते हैं, उस एग्जाम्पल को सिचुएशन में डाल के देख सकते हैं कि मैच कर रहा है क्या। वो एग्जाम्पल ये बताएगा ये लॉ किस इंटेंशन से लिखा गया। ये लोग सेक्शन के अलावा लिखे रहते, सेक्शन का पार्ट नहीं है वो, मतलब वो इलस्ट्रेशन कोई जज या कोई रूल मेकर नहीं लिखा, वो इलस्ट्रेशन के बाद, सॉरी, सेक्शन के बाद अलग से लिखा गया। उसको इंटरप्रिटेशन में मदद ले सकते हो, लेकिन वो मेन सेक्शन को मॉडिफाई नहीं कर देगा। इसका मतलब कि तुम पूरा का पूरा इलस्ट्रेशन पे ही चले जाओ, ऐसा नहीं होगा। प्रोविजो क्या होता है, ये वर्ड का मतलब कोई बता सकता है? ये सर बहुत बार टैक्स में सुने हैं, अब वो भी प्रोविजंस का अंदर में कुछ एक्सेप्ट, क्या मीनिंग एक्सेप्शन? ओ एक्सेप्शन, हाँ। प्रोविजो का मतलब होता है एक्सेप्शन। टैक्स में भर भर का है। हाँ, हर लॉ में भर भर गया बेटा। इकोनॉमिक्स जब पढ़ते थे, कौन सा इकोनॉमिक्स का ऐसा लॉ है जिसका एक्सेप्शन नहीं है? और अगर वो एक्सेप्शन पे बिलीव करे तो फिर वो इकोनॉमिक्स का लॉ ही बर्बाद है। अब लॉ ऑफ डिमांड तुम पढ़ते हो, उसका एक्सेप्शन को अगर फोकस करो तो बोले लॉ ऑफ डिमांड तो फालतू बात कर रहे हैं। हाँ सर। प्रोविजो मतलब एक्सेप्शन। Proviso generally don't enlarge in scope of provision, but court can add new proviso to section. हाँ, यहाँ मजेदार बात है। जनरली ये प्रोविजो लिखे हुए हैं लॉ में, ठीक है, लेकिन कोर्ट को अगर लगे कि हाँ ये आज की सिचुएशन में नया एक्सेप्शन निकल कर आया, तो वो सेक्शन के साथ उसको नया एड ऑन कर सकते हैं। जैसे अमेंडमेंट होगा। जैसे तुम कॉर्पोरेट वेल बोल के पढ़ते हो, पढ़ता, हाँ हाँ हाँ। उसका एक्सेप्शन है ना बहुत सारा, कि तुम एनिमी के साथ डील करो, टैक्स रूल तोड़ने के लिए डील करो, पब्लिक के सब्सिडियरी बना लिया। हाँ, तो एक्सेप्शन है। अब अगर कोई कोर्ट को लगता है नया और एक एक्सेप्शन मिल गया हमको, कोई जज, मान लो जज के सामने वैसे ही केस आया कॉर्पोरेट वेल का, वो जब केस को देखा, उसको लगा अरे ये तो एक्सेप्शन में लिखा हुआ बात नहीं, तो नया एक्सेप्शन निकल कर आ गया। कोर्ट को लग रहा है कि हाँ यहाँ पे कॉर्पोरेट वेल नहीं देखने से चलेगा, उसको हटाना ही पड़ेगा, पर्दा हटा के देखना ही पड़ेगा। तो जज क्या करेगा या कोर्ट क्या करेगा? ऐड ऑन करेगा और नया एक्सेप्शन ऐड कर देगा। ठीक बात? तो सर, हाँ सर, उसको इंटरप्रिटेशन में भी हेल्प लेगा और उसको नया ऐड ऑन भी कर सकता। एक्सप्लेनेशंस होते हैं सर, जो ऐड करेगा वो फाइनल होगा। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अगर ऐड करेगा ना तो फाइनल होगा। जनरली हाई कोर्ट ऐड भी नहीं करता, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को रेफर करके ऐड करेगा, बट कर सकता है हाई कोर्ट भी एक्सेप्शन, बट मेनली पावर इसका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी सर। एक्सप्लेनेशंस होते हैं बहुत सारे, मतलब दूसरे दूसरे राइटर्स का इंटरप्रिटेशन। इट एक्सप्लेन कंटेंट एंड मीनिंग ऑफ द वर्ड इन सेक्शन, इट शुड बी अंडरस्टैंड टू क्लियर द मीनिंग। कई चीजों का बहुत सारा एक्सप्लेनेशन लिखा रहता है, उनको भी हेल्प ले सकते हो। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एक्सप्लेनेशन को देखने का? इंक्लूड समथिंग नॉट इंक्लूडेड इन मेन सेक्शन। मेन सेक्शन में कोई एक वर्ड ऐसा है जो नहीं लिखा गया लेकिन एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, तो वहां से आप मीनिंग ले सकते हो। जैसे बहुत मजेदार बात बोलते हैं, अभी जीएसटी में एक अमेंडमेंट आया कोई एक बात का, ठीक है, एक नया रूल आया जीएसटी में हम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब जो जीएसटी रिटर्न वगैरह लगाते हैं ना उसमें, बट उसमें यह नहीं लिखा हुआ था इसका कितना डेज है, बट उसका एक एक्सप्लेनेशन दिया था सीबीडीटी। उस एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ था कि ऐसा कोई घटना घटे तो इतना दिन में तुमको डिटेल देना पड़ेगा, टाइम पीरियड वहां एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ था, मेन सेक्शन में नहीं। तो जब जज इंटरप्रेट करेगा तब, अब मान लो सीबीडीटी बोल रहा है क्लाइंट लेट इनको दिया, इस पर पेनल्टी लगाएंगे, जबकि क्लाइंट बोल रहा है नहीं हम टाइमली जवाब दिए, बट सेक्शन में कोई डेट मेंशन नहीं है कितना दिन में बताना है। जीएसटी में आया बोल रहा है ना? हाँ,
तो सीबीडीडी क्यों बोल रहे, सीबीआईसी होगा तो वो सेंट्रल बोर्ड, अच्छा जो भी है, वही सोच रहे। हाँ हाँ भावनाओं को समझना। हाँ। पॉइंट इतना ही है कि ऐसा कोई बात आया जो सेक्शन में नहीं लिखा हुआ है, सेक्शन में नंबर ऑफ डेज मेंशन नहीं था, ठीक है, तो फिर जी सर। सॉरी नंबर ऑफ डेज नहीं, सॉरी अमाउंट का कोई क्राइटेरिया था 10 लाख को लेकर, 10 लाख का अच्छा अमाउंट का कोई क्राइटेरिया था, पूरा एग्जैक्ट बात भूल रहा है, बताएगा नेक्स्ट क्लास। 10 लाख का अमाउंट को लेके एक बात था, लेकिन वो सेक्शन में अमाउंट मेंशन नहीं है कि कितना अमाउंट क्रॉस करने पे ये रूल वायलेटेड माना जाएगा। बट एक्सप्लेनेशन में, मतलब जब ये जीएसटी का काउंसिल मीटिंग में बैठा था ना, वहाँ एक्सप्लेनेशन में वो लोग एक अमाउंट का बात बोला था कि 10 लाख के ऊपर होगा तो ये लायबिलिटी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट सेक्शन पढ़ा, सेक्शन में कोई अमाउंट मेंशन नहीं है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन में मेंशन है, कोर्ट उसको वहां से इंटरप्रेट कर सकता है, आया ना। जी सर। तो वही बात यहाँ पे पढ़ाई, वो 10 लाख का अमाउंट का कोई एक चीज था, क्या चीज का था भूल गया अभी, बस 10 लाख के अमाउंट के नीचे उसको वायलेशन ऑफ द रूल नहीं माना जाएगा, और 10 लाख के अमाउंट के ऊपर उसको वायलेशन ऑफ द रूल माना जाएगा। ये बात सेक्शन में कहीं अमाउंट मेंशन नहीं है, तो ये तुम्हारा एम्बिग्यूटी को क्लैरिफाई करता है, कोई कंफ्यूजन हो तो तुमको वर्ड का कोई मीनिंग एक्सप्लेन करते, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में तो लंबा चौड़ा लिखा होता है ना, सेक्शन में 2 लाइन 4 लाइन में बात हो सकता है, बट एक्सप्लेनेशन कई बार लंबा चौड़ा होता है, तो वहां से बेटर मीनिंग क्लियर हो जाता है। जी सर। सेक्शन को ज्यादा मीनिंगफुल बनाता है। शेड्यूल्स क्या होता है, बोलो शेड्यूल क्या होता है। वो तो सर कोई भी एक्ट का लास्ट में जो लिखते हैं ना, मतलब कोई भी चीज का लास्ट एंड में जो हम लोग कंक्लूजन तक कुछ देते हैं। एंड में बहुत सारा टेबल्स, जैसे तुम्हारा कंपनी एक्ट में हाँ बैलेंस शीट का बैलेंस फॉर्मेट है, शीट पीएल के। का फॉर्मेट है, जैसे तुम्हारे कंपनी एक्ट में डिप्रिसिएशन का पूरा लिस्ट है, किस एसेट पे कितना डिप्रिसिएशन ले सकते हो, तो ये सब टेबल्स होते हैं, शेड्यूल होते हैं, कैश फ्लो का टेबल। याद है आपने बोले थे एमओए और एओए का अगर किसी को रूल बनाना नहीं आता है तो वो बहुत सारा टेबल बना हुआ है ना, हाँ ए बी जब आर्टिकल पढ़ते हो तो वहां से कॉपी कर लो, तो वहां से कॉपी कर लो, मतलब वो टेबल्स हुए ना शेड्यूल, so they are appended at the end of the act. It contains details of particular subject matter and they are part of the act. तो जज वहां से भी इंटरप्रिटेशन कर सकता है। शेड्यूल्स एंड एक्ट मस्ट बी रीड टुगेदर, एक्ट को और टेबल को एक साथ पढ़ना चाहिए जज को, इंटरकनेक्टेड होगा। हाँ, एनी इनकंसिस्टेंसी इन शेड्यूल एंड सेक्शन देन सेक्शन शेल प्रिवेल, ये अच्छा बात बोला है। अगर सेक्शन कुछ और बोल रहा है और शेड्यूल में कुछ और लिखा है तो क्या होगा, सेक्शन को माना जाएगा। अच्छा इम्पोर्टेंस, हाँ ठीक है। और आखिरी इंटरनल एड है, रीड स्टैट्यूट एज होल, फाइंड व्हाई इट हैज बीन एनेक्टेड। जब फिर भी कोई आंसर न मिले, पूरे एक्ट को एक साथ पढ़ो, चैप्टर वाइज अलग वाइज ब्रेकअप वाइज करके मत पढ़ो, एक साथ पढ़ के देखो कि इसको लिखने का मेन रीजन क्या रहा हो। First read whole and then section and section, then clauses by clause and then phrases by phrases. सबसे ऊपर क्या होता है एक्ट, एक्ट में बहुत सारे सेक्शन, सेक्शन का बहुत सारा ब्रेकअप को बोलते हैं क्लॉजेस, और क्लॉजेस में जो लाइनें लिखी रहती हैं उनको बोलते हैं फ्रेजेस। तो सबसे पहले एक्ट को पढ़ो, फिर सेक्शन को देखो, फिर क्लॉज को, फिर फ्रेज को, ठीक है जी सर। First read whole and then section by section, then clauses by clauses, then phrases and then words. Every word to be connected to other. कोई भी वर्ड को आइसोलेशन में मत पढ़ो, जोड़ के पढ़ो। It will then make understood that clear or ambiguity is there. तब तुम क्लियर कर पाओगे कि मीनिंग क्या निकल के आया। आखिरी है टॉपिक एक्सटर्नल हेल्प, एक्सटर्नल एड्स, हिस्टोरिकल सेटिंग्स, मतलब सर जब सेक्शन एक्ट ये क्लियर मीनिंग नहीं दे पा रहे तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखो, ये एक्ट या ये सेक्शन आया कैसे, क्या रीजन था जो इस एक्ट के इस सेक्शन को लाया गया, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या। तो जब वर्ड क्लियर हो तब इसको यूज नहीं कर सकते,
लेकिन जब वर्ड क्लियर नहीं है तो हिस्टोरिकल मीनिंग में जाओ. इट इज अ प्रोसेस ऑफ नोइंग हाउ द एक्ट इज एनेक्टेड. सी द स्पीच ऑफ द पर्सन हु इज इंट्रोड्यूस द बिल. जो बिल को प्रेजेंट किया. सेक्शन कैसे बनता है कोई, या कोई एक्ट कैसे बनता है. पहले पार्लियामेंट में या कहीं पर भी बिल प्रेजेंट होता है. वो बिल जब अप्रूवल से पास हो जाता है तब उसको माना जाता है एक्ट या सेक्शन. तो यानी सर जो पर्सन स्पीच में उस एक्ट को पढ़ा पहली बार, उसका स्पीच को सुन के देखो. अमेंडमेंट कोई भी किया गया तो क्यों किया गया वो देखो. व्हाई इट इज क्रिएटेड. टू ऑल्टर द लॉ, लीव इट एज अंडरस्टूड बिफोर. क्यों पहले कुछ और होता था दुनिया में और फिर ये एक्ट लाया गया. मतलब वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चेक करना. रीजन इफ मेनी चेंजेस हैव बीन मेड इन पास्ट देन रिपोर्ट और एक्सपर्ट कैन बी सीन. हाँ ये बड़ा गजब पॉइंट है. सर हम एक एक्ट को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा बैठ के, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मेरे को ये पता चला कि सर इसमें तो बहुत बार चेंजेस आए. मतलब अब आगे भी चेंजेस का उम्मीद है. जी सर. हाँ. तो फिर एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए, टीम बनाइए, कमेटी बनाइए, बोलिए उस पर चर्चा करने और उसमें चेंजेस लाइए. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी तुम एनालाइज में मदद ले सकते हैं. नेक्स्ट आया अर्लियर एंड लेटर एक्ट ऑफ एनालॉगस एक्ट. मतलब ये एक्ट आने के पहले क्या एक्ट था उसको भी हेल्प में ले सकते हैं. इफ न्यू एक्ट रिप्लेस ओल्ड एक्ट, न्यू एक्ट टू बी यूज्ड इन इंटरप्रिटेशन ओल्ड. टू एक्ट आर रीड टुगेदर टू गेट द मीनिंग. कंपनी एक्ट का ही था. हाँ कंपनी एक्ट 1956 का, कंपनी एक्ट 2013. तेरह. हाँ. अप्लाई 2013 होगा देखो. लेकिन अगर तुमको मीनिंग जानना है तो 1956 को देखो. If one section of act copied to the other, then while regarding the section, bear the sense of original act. अगर पिछले वाले एक्ट से कोई, जैसे 1956 में बहुत सारा बात था, कंपनी एक्ट 1956 में सारा ही डिलीट कर दिया गया 2013 लिखते हुए. नहीं, जो अमेंडमेंट हुआ है वो तो उसको नया लेकर आ गया. हाँ तो सर आप पिछले एक्ट से जो डायरेक्ट कॉपी हुआ है उसका ओरिजिनल सेंस में देखो चीजों. वैट या जीएसटी ये भी सेम ही है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. बहुत बढ़िया एग्जाम्पल. जब भी हम लोग जीएसटी को पढ़ते हैं तो हम लोग वैट सर्विस टैक्स को भी इंटरप्रिटेट करते हैं थोड़ा सा. पुराने टाइम में क्या होता था. इफ अ पार्ट ऑफ एक्ट रिप्लेस देन ओल्ड वन लास्ट. हाँ सॉरी, अगर बोल रहा है तुम कोई एक्ट को पूरी तरीके से चेंज नहीं किया बट एक पार्ट पूरा रिप्लेस कर दिया तो फिर पुराना वाला पार्ट अपना फोर्स खो देगा, उसका कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी. ठीक है. जी सर. तुम डिक्शनरी का हेल्प ले सकते हैं. अगर तुमको कोई बात का लॉ में मीनिंग क्लियर नहीं है तो तुम डिक्शनरी खोल के उसका एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग देख सकते हो. तो एक्सटर्नल हेल्प में वो भी एक हेल्प है. इफ नो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन इज गिवन, अगर लॉ में कोई डेफिनेशन नहीं है तभी डिक्शनरी में जाना. ऑल्सो कैन चेक जुडिशियल डेफिनेशन गिवन इफ नॉट देन डिक्शनरी मीनिंग. हाँ अगर डिक्शनरी मीनिंग भी नहीं मिल रहा है तो कोई और एक्ट में उसका मीनिंग लिखा गया वहां से ले सकते हो. कोई जुडिशियल डेफिनेशन, कोई कोर्ट उसका कोई डेफिनेशन दिया तो वहां से ले सकते हो. ठीक है. जी सर. फॉर ऑर्डिनरी वर्ड्स जनरल डिक्शनरी टू बी यूज एंड फॉर टेक्निकल वर्ड टेक्निकल डिक्शनरी टू बी यूज. दुनिया में बहुत रकम का डिक्शनरी आता है. तो अगर सिंपल कोई नॉर्मल वर्ड है डे टू डे लाइफ का तो तुम जनरल डिक्शनरी ऑर्डिनरी डिक्शनरी को भी यूज कर सकते हो. लेकिन अगर कोई टेक्निकल वर्ड है बहुत ज़्यादा तो फिर टेक्निकल डिक्शनरी आता है दुनिया में, उसको यूज. इफ अ वर्ड हैज सेवरल मीनिंग देन यूज द कॉन्टेक्स्ट इन द वर्ड हैज बीन यूज्ड. अगर डिक्शनरी में भी एक वर्ड का दो मीनिंग मिल रहा है तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट में देखो कि इस केस के हिसाब से कौन सा मीनिंग ठीक रहता और उसी को अप्लाई करो. चौथा हेल्प है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट. पुराना कोर्ट केस का डिसीजन, सेम मैटर या सेम टाइप का मैटर या मिलता जुलता, अगर कोई और कोर्ट में वैसे ही केस कभी गया था तो वहां का कोर्ट क्या डिसीजन दिया था. इफ वर्ड और सेक्शन हैज क्लियर मीनिंग देन नो यूज ऑफ जुडिशियल डिसीजन. अगर वर्ड सेक्शन या वर्ड का डायरेक्ट मीनिंग आ रहा है तो फिर जुडिशियल डिसीजन मत देखो. इन केस ऑफ इंडियन डिसीजन अवेलेबल देन डोंट यूज फॉरेन डिसीजन. तो अगर पहले इंडिया में उस मैटर में कोई डिसीजन है तो वो यूज करो.
ऐसा कोई इंडिया में कोर्ट केस नहीं हुआ है, तब फॉरेन लॉ यूज करना। अगर फॉरेन डिसीजन को यूज करोगे तो फॉरेन कंट्री ऑल्सो फॉलो सेम सिस्टम एंड डिसीजन हैव बीन गिवन ऑन सेम लॉ ऑफ एज आवर्स। अगर तुम फॉरेन लॉ को यूज कर रहे हो तो ये बात दिमाग में रखना कि आज भी क्या फॉरेन में वही सिस्टम चल रहा है या वो लोग अब डिलीट कर चुके। मान लो 1940s में, 1950s में, 1960s में ब्रिटेन का कोई डिसीजन दिया, अब तुम्हारे यहाँ पे सिमिलर केस आए, तुम इंडिया में वैसा कोई केस पहले कभी नहीं हुआ था, तुम ब्रिटेन के लॉ को या ब्रिटेन के कोर्ट के डिसीजन को रेफरेंस के लिए यूज करोगे। बट अगेन एक बात जी ध्यान सर। दोगे, क्या ब्रिटेन अब वो सिस्टम फॉलो कर रहा है कि वो लोग खुद ही डिलीट कर दिए? अगर अब ब्रिटेन उस लॉ को नहीं फॉलो कर रहा है तब आप उसको इंटरप्रिटेशन में मत यूज करो, ठीक है। हमारा कोर्ट Yes, sir. जनरली फॉरेन लॉ में कौन सा लॉ को ज्यादा यूज करता है? इंग्लिश। इंग्लिश लॉ। क्यों? क्योंकि हमारा लॉ उसी के बेस पे बना है, इसलिए हम लोग ज्यादातर अंग्रेजों के रूल को यूज करते हैं, ठीक। टॉपिक, लास्ट टॉपिक, रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। कोई भी डॉक्यूमेंट जब तुम्हारे आंख के सामने आए, या डीड क्या होता है सर? सेल डीड, परचेज डीड, पार्टनरशिप डीड, मतलब दो लोगों के बीच में कोई एग्रीमेंट। तो उसको कैसे जज इंटरप्रिटेट करेगा? तो इंटरप्रिटेशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ रीजनेबल मैन की तरफ पढ़ोगे। इंटेंशन क्या है पार्टीज का, ये देखेगा कोर्ट। कोर्ट एक रीजनेबल मैन की तरफ सोचेगा, पार्टी का क्या इंटेंशन था ये एग्रीमेंट बनाने का, अंडरस्टैंड देयर माइंडसेट एंड प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या था। डोंट गो ऑन कंडक्ट ऑफ पार्टीज, गो विद देयर टर्म्स एंड कंडीशन। पार्टीज क्या बोल रहा है या पार्टीज कैसा बिहेव कर रहा है उस पे मत जाओ, टर्म्स एंड कंडीशन क्या लिखा हुआ है उस पे जाओ, कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में। नो वेटेज टू अदर डॉक्यूमेंट। अगर कोई डीड या एग्रीमेंट है, डीड या कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ है तो उसी को इंपॉर्टेंस दो। उससे रिलेटेड और कोई पेपर है तुम्हारे पास, कोई बिल, कोई इनवॉइस, उसको फोकस मत करो पहले, अनलेस लैंग्वेज ऑफ टू डॉक्यूमेंट आइडेंटिकल। हाँ, वो दूसरा डॉक्यूमेंट में भी अगर वही बात लिखा है तो ठीक है, लेकिन दूसरा डॉक्यूमेंट कुछ और बोल रहा है, डीड कुछ और बोल रहा है, तो डीड को फॉलो करो। मान लो तुम्हारा मेरा बात हुआ था, तुम्हारा मेरा सेल परचेज का एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें बात हुआ था कि अगर तुम लेट पेमेंट करता है 3 महीना बाद तो हम तुमसे 8% करके इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। ये अपना डीड में लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में। लेकिन अपना इनवॉइस जो है ना, तेरे पे बिल रेज किया, उस बिल पे लिखा हुआ है 10% इंटरेस्ट, तो कौन सा इंटरेस्ट ले सकता है, 8 की 10? 60 एग्रीमेंट में जो था। रीड डॉक्यूमेंट एज अ होल। कोर्ट पूरा डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा, सिर्फ एक पार्ट को नहीं, उसका सर्कमस्टांसेस देखेगा, स्टेटस देखेगा। ऑल्सो ऑर्डिनरी पीपल यूज सम वर्ड टू ट्रेन पर्सन यूज अदर। तुम देखेगा जनरली ऑर्डिनरी लोग क्या वर्ड यूज करते, उसको फॉलो करेगा। ये बहुत बड़ा गोल्डन रूल है, जब कोर्ट कोई डॉक्यूमेंट को रीड करेगा तो ऑर्डिनरी सेंस में देखेगा उसको, स्पेशल सेंस में या स्पेसिफिक सेंस में नहीं। सेम वर्ड हैज बीन मीनिंग थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट में ऐसा कोई वर्ड होता है ना जो बार बार रिपीट हो रहा है, हो तो सकता फिर उस वर्ड का एक ही मीनिंग लेना पड़ेगा पूरे डॉक्यूमेंट में, अनलेस अगर वैसा कोई सिचुएशन अराइज हो जहाँ पे उसका डिफरेंट मीनिंग लेना जरूरी है अलग पैराग्राफ में। लेकिन जनरली अगर एक वर्ड पूरे डॉक्यूमेंट में 20 बार आए तो 20 बार उसका मीनिंग वही लेंगे जो एक बार ले रहे। इफ कंफ्लिक्ट इन टू क्लॉजेज ऑफ डॉक्यूमेंट, तुम्हारा मेरा डॉक्यूमेंट में 8-10 बात था, इंपॉर्टेंट टर्म्स, कंडीशंस, अब 2 कंडीशन अलग अलग बात बोल रहा है, ट्राई एंड गिव इफेक्ट टू बोथ, तो रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन चलेगा। मतलब दोनों बातों को ट्राई किया जाएगा कि फॉलो करते हुए दोनों ही न टूटे। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर लेटर ऑन वाला ओवरराइड कर जाएगा पहले वाले को, मतलब कंडीशन 1 कंडीशन 2, तो फिर कंडीशन 2 ओवरराइड कर जाएगा कंडीशन 1, अगर दोनों अलग अलग बात बोल रहा है और दोनों को एक साथ लाना पॉसिबल नहीं। वन इनवैलिड क्लॉज डज नॉट इनवैलिड होल डॉक्यूमेंट। अगर एक ऐसा बात लिखा हुआ है जो कि इनवैलिड है, इसका मतलब पूरा डॉक्यूमेंट इनवैलिड नहीं हो जाएगा। हाँ, अनलेस वही मेन बात है, तब तो फिर अलग बात है।
अगर कोई एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही मेन बात है और वही इनवैलिड है, तो फिर पूरा डॉक्यूमेंट इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन जनरली सर अगर क्लॉजेज में 4-5 बातें हैं और एक बात इनवैलिड भी लग रहा है, तो फिर एग्रीमेंट इनवैलिड नहीं होगा, डॉक्यूमेंट इनवैलिड नहीं होगा। एंड लास्ट पॉइंट, once interpreted will remain effective and binding, parties cannot ask to reconsider it to court. कोर्ट अगर एक इंटरप्रिटेशन निकाल लिया पूरे डॉक्यूमेंट का, तो अब आप कोर्ट को दोबारा रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि आप फिर से इसको इंटरप्रिटेट करके कोई डिफरेंट मीनिंग निकालिए। कोर्ट का इंटरप्रिटेशन फाइनल हो। ये था आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट। बढ़िया चैप्टर था ये।